गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग फिजिक्स का थर्ड लेक्चर, बेसिक मैथ का थर्ड लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले दो लेक्चर्स में हमने क्या क्या बात कर ली है? हमने पावर, एक्सपोनेंट्स और ट्रिग्नोमेट्री, एपीजीपी सीरीज, इन तीनों की बात कर ली थी। हमने थोड़ी थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू की थी। हमने इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन को पढ़ लिया था। आज अभी हम पहले कुछ रिविजन क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स of two moving particles make angles of 30 degree and 45 degree with x-axis as shown. Calculate ratio of their respective velocities. तो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया गया है दो मूविंग पार्टिकल्स के। एक बना रहा है 30 डिग्री विद x-axis और एक बना रहा है 45 डिग्री। मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी का रेशियो चाहिए दोनों का। तो हम वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी v अगर v1 का वेलोसिटी निकालो, ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का डिफरेंशिएशन, या फिर इसको हम दूसरे शब्द में क्या लिख सकते हैं? स्लोप ऑफ ds by dt, है ना, ऑफ ds dt ग्राफ। ये इसका दूसरा मतलब है। इसका तीसरा मतलब क्या है? tan थीटा, जहां पे थीटा क्या है? ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। तो तीन तरह से हम क्या डिफरेंशिएशन को निकाल सकते हैं, फिर वेलोसिटी को यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो v1 क्या होगा? v1 को अगर हम tan थीटा 1 लिखेंगे, tan थीटा 1 क्या है? 30 डिग्री। तो tan 30 हमें पता है कितना होता है? 1/√3। अब आते हैं v2 पे। v2 का एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री which means 1। तो अगर मुझे रेशियो पता करना है, रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव वेलोसिटी, यानी कि v1:v2 पता करना है। v1:v2 को मैं v1/v2 भी लिख सकती हूँ। v1 हो गया 1/√3 और v2 तो है 1, यानी कि v1/v2 क्या हो गया? v1:v2 हो गया 1:√3। ये हो गया हमारा आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कहता है इफ y is equal to tan theta by theta, find value of y if theta is equal to 1 degree। तो ये बात आपको पता ही होनी चाहिए कि जब sin theta या फिर cos theta tan theta, जब theta वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो, और ये वेरी वेरी स्मॉल का डेटा क्या है कि लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री होनी चाहिए। इसे हम मानेंगे कि ये स्मॉल एंगल। जब ऐसा स्मॉल एंगल होगा तब sin थीटा और tan थीटा इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे थीटा के। ये पहली कंडीशन। तो cos थीटा क्या होगा? cos थीटा अगर जब थीटा बहुत छोटा है तो वो 1 बन जाएगा। ये उसकी एक ट्रिक है जो हमें याद होनी चाहिए कि sin थीटा में अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो, यानी कि 10 के इक्वल या 10 से छोटा हो, तब ये थीटा के इक्वल हो जाएगा या फिर tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, और tan थीटा भी sin थीटा के इक्वल या फिर थीटा के इक्वल। cos थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसे अगर सॉल्व करें तो y is equal to tan थीटा, यानी कि थीटा कट गया 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 105 डिग्री। 105 डिग्री तो हमने किया नहीं, हमने तो डायरेक्टली कितना किया था? 120 डिग्री सेट किया था 90 डिग्री के बाद। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम लिख सकते हैं sin 105 को नोन वैल्यूज पे, जो वैल्यूज हमें नोन है, जैसे कि इसे लिख सकते हैं हम sin 60 प्लस 105 माइनस 65 45। 105 प्लस sin 60 प्लस 45 इज इक्वल टू 105। अब हमें ये वैल्यू पता है sin a प्लस b का इक्वल क्या होता है? sin a प्लस b इक्वल होता है 2 होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ये उसका फॉर्मूला है। तो मैं इस फॉर्मूला से इसमें बैठा सकते हैं।
कि साइन ए, यहाँ पे ए है 60 डिग्री, इंटू कॉस बी, कॉस बी है 45 डिग्री, प्लस कॉस ए है 60 डिग्री इंटू साइन बी, साइन 45 डिग्री। साइन 60 होता है 1√3/2, √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, प्लस कॉस 60 होता है हाफ और साइन 45 होता है 1/√2। और इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नीचे वालों को हम इंटू कर देंगे, तो 2√2 और √3 इंटू 1 होता है √3, प्लस 1/2√2। नीचे वाले सब सेम है डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर कैसे लिख सकते हैं? 2√2, ये होगा √3 + 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर। अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ ग्राफ, ग्राफ पढ़ रहे थे हम। तो पहला हमने कौन सा इक्वेशन पढ़ लिया है? हमने इक्वेशन पढ़ लिया है y = mx + c, हमने पढ़ लिया है। किसके लिए? ये स्ट्रेट लाइन के लिए। यहाँ पे y तो y एक्सिस है, x तो x एक्सिस है, m क्या है? स्लोप, स्लोप जिसे हम लिख सकते हैं tan थीटा या फिर dy/dx। दो तरीका है स्लोप को रिप्रेजेंट करने का। c क्या है हमारा? y इंटरसेप्ट, यानी कि वो वैल्यू y की जब x होगा 0, जब x 0 है, यानी कि x यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, तो जहां से लाइन क्रॉस इसको क्रॉस कर रही है y एक्सिस को, तो ये पॉइंट क्या होगा? इसका c, y इंटरसेप्ट, ये पॉइंट। ठीक, ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन। अब अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई और, जैसे कि एक होता है हमारा पैराबोला, एक तरह का ग्राफ होता है, उसे हम बोलते हैं पैराबोला। यहाँ पे हमने देखा, अगर इसे सिंपल टर्म्स में मैं लिखूं तो इसे मैं और कैसे लिख सकती हूँ कि y is directly proportional to x, ऐसे लिख सकते हैं। y is directly proportional to x, अगर क्योंकि m और c दोनों ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को जब हम प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं तो कांस्टेंट्स को इग्नोर मारते हैं, तो y is directly proportional to x। अगर ऐसा ना हो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए x के स्क्वायर के, तब एक स्ट्रेट लाइन ना बनकर वो एक पैराबोला बनेगा। पैराबोला कैसा होता है? पैराबोला ऐसा होता है, ये हमारा y, ये हमारा x, और ये हो गया पैराबोला। इसे हम बोलेंगे अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ये हो गया पैराबोला। कभी कभी हम डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला भी होता है, इसे बोलेंगे हम डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। एक तीसरा तरह भी होता है, ऐसा होता है या फिर ऐसा, इसे बोलते हैं लेटरल पैराबोला, लेटा हुआ है ये हमारा लेटरल पैराबोला। ये चीज है हमारी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ये चीज है हमारी डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये तीनों तरह के पैराबोला समझना है। ये होती है पैराबोला। दूसरा, अब ये जो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, वो इस इक्वेशन से निकलते हैं। लेकिन जो लैटरल ओपनिंग पैराबोला है उसके लिए दूसरा इक्वेशन होता है। उसका इक्वेशन क्या होता है? उसका इक्वेशन होता है y is directly proportional to x का रूट, या फिर y is directly proportional to x का हाफ। ये दोनों ही सही है। हाँ, तो या तो y हो x का रूट, जिसे हम रूट के में हम हाफ भी लगा देते हैं। जब x का स्क्वायर होगा तब ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला या फिर डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। कुछ कंडीशन में अपवर्ड कब होगी? जब ये पॉजिटिव होगा। डाउनवर्ड कब होगी? जब ये नेगेटिव होगा। लेटरल ओपनिंग पैराबोला के लिए एक स्पेशल केस है जब y का पावर हो जाए हाफ। तो अगर मैं तीनों को साथ में मिला के देखें कि अगर मैं तीनों को साथ में मिला के देखूं, जितना भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, तो
तो जब जब y इज प्रोपोर्शनल टू x तब ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट वाले इक्वेशन के हिसाब से। जब y इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर तब ऐसा बन जाएगा y इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। ये x का हुआ पावर है 1 या x का पावर है 2। अगर मैं x का पावर 3 कर दूंगी तो क्या होगा, ये और आगे चला जाएगा और आगे चला जाएगा। ये हो जाएगा y इज प्रोपोर्शनल टू x का क्यूब। इसे हम बोलेंगे लाइक पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला जैसा है, पैराबोला नहीं है, ये पैराबोला जैसा है। और लास्ट केस, अगर 1 से भी छोटा होगा तब ऐसा बन जाएगा, है ना, लैटरल पैराबोला y इज प्रोपोर्शनल टू x का पावर हाफ। इससे और छोटा तो और इधर करके। तो जब जब y इज इक्वल टू x का पावर 1 तब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे जैसे पावर बढ़ता जाएगा वो स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ कर्व होती जाएगी। जब जब पावर कम होता जाएगा तो वो नीचे की तरफ कर्व होती जाएगी। ये उसका एक सार है जितना भी हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट एक तरह का ग्राफ होता है जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये क्या है, हमने बात कर ली x की पावर 1, x की पावर हाफ, ये सब बात कर ली। अब अगर x की पावर -1 होगा तो y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1। -1 मैंने पावर एक्सपेरिमेंट में क्या सिखाया है कि -1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 में x की पावर ऑफ 1। अगर ऐसा होगा इक्वेशन, कोई इक्वेशन, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये y, ये x, ग्राफ है ऐसा। इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसी से मिलता जुलता एक और होता है जिसे बोलते हैं हम y इज इक्वल टू, अगर ये जो x है ये पावर, जैसे कि y इज प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर ऑफ -x, ये एक स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस में क्या होता है, y का एक्सिस में कट करता है हमारा पैराबोला, हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या कर रहा है, यहाँ पे तो पैरेलल चले जा रहे हैं, y भी पैरेलल, x भी पैरेलल, यहाँ पे कट करता है। ये स्पेशल केस का होता है e टू द पावर ऑफ -x। ठीक, अब दूसरा आता है सर्कल। एक मान लो ऐसे करके एक सर्कल बना दिया मैंने यूं, तब इसका क्या वैल्यू होगा। तो पहली बात तो ये है r, यहां पे भी होगा r, इसे भी मान सकते हैं, इसे भी हम मान सकते हैं r, है ना, डिस्टेंस तो सेम है। तो इसको मैं कैसे डिराइव करें, तो हम डिराइव कर सकते हैं जैसे कि ये एक कोई क्वांटिटी है x, y, कोऑर्डिनेट्स, कोई भी कोऑर्डिनेट है x, y, यहाँ पे भी कोई कोऑर्डिनेट है, इसे बोलेंगे x, या ये वाला कोऑर्डिनेट, सेंटर वाला कोऑर्डिनेट मैं बोलूंगी x0, y0। ठीक है, x0, y0 ये सेंटर में। तो हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में, या फिर आगे हम देखेंगे कि r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर या फिर जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, कोई दो पॉइंट में, एक ग्राफ में दो पॉइंट में जब मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो हम उसका x कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं, उसका होल स्क्वायर निकालते हैं, और फिर प्लस करते हैं हम y कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं, उसका होल स्क्वायर निकालते हैं, फिर पूरा को क्या करते हैं, इसका अगर स्क्वायर को मैं हटा दूं तो यहाँ पे मिटा जाएगा। ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट का। नॉर्मली क्या होता है, जब हम सर्कल की बात करते हैं, सर्कल की ग्राफ में, तब क्या करते हैं हम, ये जो x0 और y0 है इसे हम यहां रखते हैं ओरिजिन में।
तो क्या हो जाएगा, x नॉट और y नॉट दोनों 0, 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या होता है 0, 0, तो ये भी 0, ये भी 0, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट हो जाएगा r। यानी कि मैं लिख सकती हूँ r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये कब होगा, when सेंटर is at origin। जब सेंटर ओरिजिन पे है तो r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसे मैं कुछ ट्रांसफॉर्म करके भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि x स्क्वायर बाई r स्क्वायर, इसको इधर लेके जाओ तो x स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। करके देखेंगे तो अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ ऐसे सर्कल के टाइप के ऐसे कुछ सर्कल्स होते हैं जिनमें रेडियस, दोनों साइड का रेडियस सेम नहीं रहता। यहाँ पे दोनों साइड का रेडियस सेम है, इसीलिए मैंने आर आर लिखा है। जिसमें सेम नहीं रहता उसे बोलते हैं एलिप्स। और ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं सेंटर को ओरिजिन पे रखूं, ये हो गया हमारा मान लो A, इसे बोल दिया मैंने मान लो B, इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, इसे हम बोलते हैं माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स। छोटा है ना इसीलिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम फॉर्मूला होगा लेकिन r की जगह मैं इन कोऑर्डिनेट नंबर्स को रख दूंगी। x का स्क्वायर अपॉन में x में क्या है a, तो a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन में y की जगह पे क्या b है, b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब ये दोनों की अलग अलग वैल्यू होती है तो ये एक एलिप्स बनता है जिसकी रेडियस सेम नहीं रहती हर जगह। जब रेडियस सेम हो तो उसे सर्कल कहेंगे, उसका ये फॉर्मूला होगा। ये हमारे टोटल इक्वेशंस ऑफ ग्राफ है। अब हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। मुझे क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो मैं उसको y के टर्म्स में ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने उसी टर्म से क्या किया है। तो ये जो क्वांटिटी है ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में 4a। मुझे y और x पे ग्राफ बनाना है, यानी कि 4a की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो 4a को मैं कांस्टेंट मान लूंगी। तो y is directly proportional to x square, और y directly proportional to x square मैंने कहाँ लिखा है, पैराबोला में, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ये अगर y है हमारा, ये अगर x है हमारा, तो ऐसा हो जाएगा ग्राफ, ये आधा उधर जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर y इज इक्वल टू 2। इसे भी अगर मैं y टर्म्स में ले लूं, y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर। 2 की मुझे जरूरत नहीं है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब हमने y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस 1 पढ़ा है, यानी कि और 1 अपॉन में x ये पढ़ा है मैंने, क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब मैंने जब हम वो सबका ग्राफ साथ में कर रहे थे तब हमने बोला था कि लाइक पैराबोला भी था, जब y का x का क्यूब हो जाए तब और अंदर से और कर्व्ड पैराबोला बनेगा, वो पैराबोला की तरह होता है, उसे भी हम पैराबोला बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह हो जाएगा, है ना, x की पावर -2 है ये। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये अगर y, ये अगर x, ये बन जाएगा ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। थर्ड देखें हम, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें तो y x के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल है, y x के साथ भी प्रोपोर्शनल है। हम हमेशा क्या चुनेंगे, जो ज्यादा बड़ा होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर x का -1 भी होता या कि -2 भी होता तो भी मैं इसे चुनती, क्योंकि इसका जो पावर है वो बड़ा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, y is proportional to x स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है, ये कांस्टेंट -3। तो अगर y is equal to mx plus 3 की तरह माने, क्योंकि अब x भी है,
तो +3 किसमें आता है? y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है ना c। तो यहाँ पे भी -c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? c, यानी कि y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाए, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, यहाँ है -3, यहां से ओपन होगा हमारा पैराबोला। पैराबोला क्यों? क्योंकि x² ऐसा। अगर यहाँ पे -1 भी होता, x² -1 होता और यहाँ पे x होता, तो हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, सिंपल। अब मुझे क्या बोला? y VRMS = 3RT by m का होल रूट। मुझे पता करना VRMS वर्सेस t का ग्राफ। मुझे t चाहिए, यानी मुझे 3R/m नहीं चाहिए, तो मैं हटा दूंगी, यानी कि VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का रूट। ये किसके इक्वल हो सकता है? अगर मैं VRMS को y माने, रूट t को मुझे देखना है, t को मैंने x माना और उस पे रूट लगा दिया। ये किसके तरह है? लेटरल पैराबोला के इक्वल है ना? ऐसा 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 ऐसा, ये हमारा y, ये हमारा x, लेटरल पैराबोला नाम है, लेटरल पैराबोला। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं कि ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन मुझे VRMS वर्सेस t का रूट के साथ मुझे चाहिए, वर्सेस t नहीं चाहिए। यहाँ पे y की जगह पे मैंने क्या रखा था? VRMS रखा है, x की जगह क्या रखा है? t रखा है। अगर मुझे यहाँ पे रूट t रखने बोला है, तो मैं क्या करूँ? तो ये अब v क्या हो जाएगा? VRMS क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √t के, और इसी को मुझे ग्राफ चाहिए, यानी कि यही हमारा x। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के पावर 1। ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ पे VRMS, यहाँ पे t का रूट। जब t होगा तो लेटरल पैराबोला, t का रूट है तो स्ट्रेट लाइन, और इसका हमें रीजन नहीं पता चल गया। अब अगले क्लास में हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके चैप्टर खत्म कर देंगे।